ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ट्रंप और पेजेश्कियान ने अमेरिका ईरान समझौते पर किया हस्ताक्षर। 111 दिन के बाद शांति बहाल। पहले ट्रंप फिर पेजेश्कियान ने समझौते पर साइन किए। हॉर्मुज़ खोलने को भी मिली मंजूरी। G7 समिट में मोदी ट्रंप की द्विपक्षीय वार्ता। मोदी ने कहा भारतीय नाविकों की सुरक्षा बहुत जरूरी। ट्रंप ने भारत पर हमले की स्थिति में मदद का किया वादा। उद्धव की शिवसेना में विद्रोह कंफर्म। दिल्ली में बुलाई गई शिवसेना यूबीटी की आपात बैठक में केवल 3 सांसद उपस्थित। 6 बागी सांसद आपात बैठक से नदारद। संजय राउत ने अनुपस्थिति सांसदों को गद्दार करार दिया। महाराष्ट्र के अमरावती में विधायक रवि राणा का बड़ा दावा। रवि राणा ने कहा उद्धव ठाकरे गुट के 2 सांसद उनके संपर्क में। अब सिर्फ ठाकरे गुट में उद्धव ठाकरे और संजय राउत ही रह जाएंगे। रवि राणा ने सभी बागी सांसदों को युवा स्वाभिमान पार्टी में शामिल होने का दिया निमंत्रण। सभा में टूट का दावा करने वाले मंत्री ओपी राजभर ने सोशल मीडिया पर किया एक और पोस्ट। राजभर का दावा, सभा में टूट का नेतृत्व तो बलिया से होगा। राजभर ने सभा को सांसद बचाओ अभियान शुरू करने की दी नसीहत। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील फाइनल हो चुकी है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया। उन्होंने हॉर्मुज़ से नाकेबंदी हटाने की भी घोषणा कर दी है। अमेरिका और ईरान में महीनों से चली आ रही जंग आखिरकार खत्म हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एमओयू पर साइन कर दिए हैं। महीनों से चल रही जंग के बाद ये एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह 5 बजे इसके ऐलान के तुरंत बाद ये समझौता लागू हो गया। समझौते के तहत ईरान में युद्ध समाप्त होगा और लेबनान में भी संघर्ष खत्म करने की बात कही गई है। साथ ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट को दोबारा खोलने और अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त करने की भी बात कही गई है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने अमेरिका के साथ हुए समझौते का उल्लंघन किया तो उस पर फिर से बमबारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं देंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि $300 अरब के पैकेज की खबरें भ्रामक हैं। अगर ईरान शर्तें मानता है तो दूसरे देश निवेश कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका पैसा नहीं देगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और कतर 19 जून को स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान समझौते को लेकर एक आधिकारिक समारोह आयोजित करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी स्तर की बातचीत भी शुरू होगी। That means oil prices are going to come down. You know, if you make donuts, you have a heating, you have a stove, and you have to buy the heat. You need the gas or the electricity or whatever you're using. And when oil prices come down, oil is the biggest thing. Oil is, you get oil prices coming down, and they're going to come down. And we're hitting in the 3s now for gasoline, and that'll come down a lot lower. So I was in Iowa just before this started, and I was saying to myself, I can't believe we're doing so well, but I have to go. And we have to put out this fire in Iran because I don't want them using a nuclear weapon. They would have used a nuclear weapon. 100% they would have used it. The only question is, was it going to be that day or that week? They would have used a nuclear weapon. They were on the way. And I said, we're going to have to put out the fire. And I said, you know, oil prices, so gasoline, we passed 2 gas stations in Iowa, made a speech up there. The people are great. I won it by so much. And I love the people, farmers. And we passed 2 gas stations. One was $1.85. One was $1.91. Now that's Iowa, but it was, I mean, California has all those crazy taxes that they put on, you know, California taxes. But the oil was down to $2 to, I'd say between $2 and $2.50. अगली खबर, फ्रांस के एवियन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस बैठक में पीएम मोदी ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में पश्चिम एशिया की स्थिति, समुद्री सुरक्षा और व्यापार सहयोग पर चर्चा हुई। ट्रंप ने क्षेत्रीय मामलों में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करते हुए उसे भरोसेमंद साझेदार बताया।
जबकि पीएम मोदी ने ट्रंप के शांति प्रयासों की सराहना करते हुए हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य और भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। ट्रंप ने कहा कि उनके राष्ट्रपति रहते भारत पर हमला होने पर अमेरिका मदद करेगा, भले ही कोई औपचारिक सुरक्षा समझौता न हो। 16 महीने बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में आपसी सहयोग से जुड़े किसी फैसले की घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन पिछले 1 वर्ष के दौरान रूस से तेल खरीद, भारतीय उत्पादों पर आयात शुल्क लगाने एवं पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर करने की वजह से दोनों देशों में आए तनाव पर खुलकर बातचीत हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने खास अंदाज में भारत के प्रति मजबूत समर्थन दोहराया और कहा कि भारत पर कोई हमला हुआ तो अमेरिका मदद के लिए पहुंचेगा। G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की, उन्हें शांत, संयमित और प्रभावशाली भी बताया। आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हॉर्मुज़ का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। Very close. We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful-looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. अगली खबर महाराष्ट्र की राजनीति में 2022 जैसे बड़े पार्टी टूट की घटना को दोहराती हुई दिख रही है। शिवसेना यूबीटी के 6 लोकसभा सांसद के टूट कंफर्म हो गई है। उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी के गुट को आज दिल्ली में पार्टी द्वारा विद्रोह को रोकने के लिए बुलाई गई है। आपातकालीन बैठक में बड़ा झटका लगा है। 3 पंक्ति व्हिप जारी करने के बावजूद सुबह 11 बजे शुरू होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई। संजय राउत के साथ केवल 3 सांसद ही उपस्थित हुए, जबकि 6 बागी सांसद इस बैठक से नदारद रहे। पार्टी के भीतर संभावित विद्रोह को दबाने के लिए उद्धव ठाकरे के आदेश पर दिल्ली के पुराने संसद भवन में यह आपातकालीन बैठक बुलाई गई। 9 लोकसभा सांसदों में से 6 गुरुवार को यहां हुई संसदीय दल की बैठक में शामिल नहीं हुए। इससे संकेत मिलता है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सत्ताधारी शिवसेना में औपचारिक रूप से शामिल होना बस कुछ ही समय की बात है। बागी 6 सांसदों की अनुपस्थिति ने पार्टी के संसदीय खेमे में फूट की पुष्टि कर दी है। बैठक में शामिल न होने वाले सांसद नागेश आष्टीकर, संजय देशमुख, संजय जाधव, संजय दीना पाटिल, ओम प्रकाश राजेंद्र बालकर और भाऊ साहेब वाकचौरे ये हैं। सूत्रों ने बताया कि सभी 6 बागी सांसदों ने शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय की मांग करने वाले एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा गया है। उस वक्त बाहर की जो खबरें आ रही थी, उस वक्त तो आपने पहले तो शुरुआत अपने 7 सदस्यों से की थी। अब 7 सदस्य नहीं मालूम पड़े क्योंकि हम 3 मौजूद हुए, तो 9 में से 3 मौजूद हो, बचे 6, तो 6 की बात चलने लगी। अब 6 की बात चलने लगी तो कल तक जब हम लोकसभा अध्यक्ष से मिले तब तक तो उन्होंने किसी की भी खबर नहीं कि 6 लोगों की स्वाक्षरी करके कोई पत्र उनके पास गया है, ना चिट्ठी गई है, ना वो सामने आके लोग, जैसे बंगाल में जो हमारे वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं वहाँ के, जिन्होंने उनकी पार्टी छोड़कर लोकसभा अध्यक्ष से मिले, खुले आप फोटो निकाले, ये तो कहीं दिखते नहीं ना। आप क्यों उनकी वकालत करते हो? 2 दिन में बताएंगे, 4 दिन, तो वकालत मत करो। इसका मतलब इसका नहीं आए, मानने किया था, हमने थोड़ा छुपाया, तो उनके है वो भी बताओ ना भाई।
अगली खबर का रुख करेंगे, जहां अमरावती में मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक रवि राणा ने उद्धव की शिवसेना पार्टी को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे गुट के 2 सांसद उनके संपर्क में हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता वर्तमान नेतृत्व से नाराज हैं। रवि राणा ने तंज कसते हुए कहा कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे गुट में केवल उद्धव ठाकरे और संजय राउत ही रह जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे गुट के सभी 6 सांसदों से युवा स्वाभिमान पार्टी में शामिल होने की अपील की। रवि राणा के इस बयान के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो चुका है। अगली खबर, समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट का दावा कर रहे सुबह सपा प्रमुख और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अब एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। ओपी राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी में टूट तो होकर रहेगी और सपा के बागी सांसदों के गुट को संभालने के लिए एक बड़ा चेहरा सामने आ गया है, जो उत्तर प्रदेश की बागी भूमि यानी बलिया से ताल्लुक रखता है। आगे अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि समाजवादी पार्टी में होने वाली इस टूट की योजना पहले से ही तैयार थी, लेकिन हाल ही में हुई एक घटना ने इसमें आग में घी वाला काम कर दिया है। 17 जून को सपा कार्यालय में आयोजित एक सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मण समुदाय का घोर तिरस्कार किया गया। इस कथित सम्मान से ये नेता बेहद आहत हैं और इसी के बाद बगावत की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनके कुनबे पर सीधा और तीखा हमला बोलते हुए कहा गया है कि एक राजनीतिक प्रतिक्रिया आते ही पूरा सैफई खानदान गाली देने और सफाई देने में जुट गया है। सपा नेतृत्व को नसीहत देते हुए तंज कसा कि अखिलेश बाबू को अब ट्विटर, एसी कमरों और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली नेतागिरी छोड़कर तुरंत सांसद बचाओ अभियान शुरू कर देना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी के किसी बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। उनके पुत्र अरुण राजभर वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे, उनसे निवेदन कर रहे थे कि किसी तरह से सुभाषपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर लीजिए, पिछड़ों की राजनीति को बचाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ब्लैकमेल कर रही है, पिताजी बहुत तनाव में हैं, उनकी किसी लिखी बात का, किसी कही बात को बहुत गंभीरता से मत लीजिएगा, पिताजी तनाव में है, इसलिए भाजपा जो कहती है वो लिख देते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी के किसी बयान को गंभीरता से नहीं लेती। अभी आपने देखा कि लोकसभा के अंदर माननीय राम गोपाल जी ने गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को एक पत्र दिया गोपनीय, और पत्र देकर के उन्होंने ये नहीं खोल के बताया कि इस पत्र में मैं क्या। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भवानखेड़ा गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने सपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरह रामायण काल में खरदूषण थे, वैसे ही सपा कांग्रेस के शासन काल में प्रदेश में माफिया राज था। उन्होंने कहा, दंगा और माफिया ग्रस्त प्रदेश बनाने वाले लोग आज विकास पर उपदेश दे रहे हैं, जिनका दोहरा चरित्र देखकर हंसी आती है। भवानखेड़ा में सीएम योगी ने सपा कांग्रेस पर माफिया राज चलाने का गंभीर आरोप लगाया और विकास का संकल्प दोहराया। याद करिए, जब दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी, पश्चिम एशिया के संकट के दौर से गुजर रही थी, ऊर्जा का भीषण संकट पूरी दुनिया के सामने आया था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक मंदी में देश की जनता को राहत देने की कार्रवाई रही हो या फिर ऊर्जा संकट से देश की जनता को उभारने का कार्य रहा हो, भारत ने जो प्रबंधन किया वह दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनी। अयोध्या में पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने राम मंदिर दान प्रकरण को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की है। सिविल लाइन स्थित एक होटल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि दान पात्र में कथित अनियमितताओं से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था आहत हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व कर्मचारी महिपाल सिंह की ओर से शिकायत किए जाने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। पांडे ने सवाल उठाए कि बिना एफआईआर के एसआईटी जांच किस आधार पर चल रही है। उन्होंने गोबर के ढेर से नकदी और अन्य स्थानों से आभूषण मिलने संबंधी मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि यदि बरामदगी हुई है तो प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं कराई गई।
पूर्व मंत्री ने 8 माह की सीसीटीवी फुटेज हटाए जाने के आरोपों की भी जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट में चारों शंकराचार्यों और अयोध्या के प्रमुख संतों को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही सभी आरोपों, नियुक्तियों और संपत्तियों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। कई नजूल की जमीनों को अवैध रूप से चंपत राय और इनकी कंपनी ने तीर्थ क्षेत्र में लिया है। कई मंदिरों को लिया है। एक मंदिर तो है आनंद भवन, उसको इन्होंने खरीदा था रमाकांत पाठक से गलत तरीके से, और आज बताइए वो इनामी अपराधी है, उसमें इनाम है। अब सोचिए चंपत राय एंड कंपनी कितना फ्रॉड करती है कि इनामी अपराधियों से भी जमीन खरीद लिया है, आनंद भवन लिया है। कई नजूल की जमीन पर बने हुए मंदिरों को अपने ले लिया अंदर। ये जो इनका तीर्थ क्षेत्र भवन बना है, तोप भवन बना है, सब नजूल की जमीन पर है। देवरिया जिले के सुरौली थाना क्षेत्र के सुरौली गांव निवासी मर्चेंट नेवी कर्मी शिवानंद चौरसिया, जिनकी उम्र 38 वर्ष है, उनका पार्थिव शरीर बुधवार शाम उनके पैतृक गांव पहुंचा। हॉर्मुज़ क्षेत्र में ऑयल टैंकर जहाज पर हुए हमले में शिवानंद की मौत हो गई थी। शव गांव पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिजनों ने शव को एम्बुलेंस से उतारने से इनकार करते हुए मुख्यमंत्री से बातचीत कराने, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और बच्चों के भविष्य को देखते हुए 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि मांगों पर आश्वासन मिलने तक शव नहीं उतारा जाएगा। बताया जा रहा है कि शिवानंद 6 महीने पहले मुंबई से सिंगापुर की एक मर्चेंट नेवी कंपनी में नौकरी करने गए थे। वे MT सेट बेलो नामक ऑयल टैंकर पर फीटर के पद पर कार्यरत थे। 10 जून को ओमान से ईरान जा रहे जहाज पर हॉर्मुज़ क्षेत्र के निकट हुए हमले में उनकी मौत हो गई थी। मामले की जानकारी मिलने पर सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी फोन कर मृतक के भाई और अन्य परिजनों से बातचीत कर संवेदना व्यक्त की। घटना को लेकर पूरे इलाके में शोक का माहौल बना हुआ है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। धमतरी में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंचाई विभाग के कर्मचारी लकेश्वर साहू को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पर मृत कर्मचारी संतोष सोनकर की 6,99,000 रुपए की ग्रेजुएटी राशि दिलाने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायतकर्ता गुमान सोनकर ने ACB से शिकायत की थी कि उनके पिता संतोष सोनकर के निधन के बाद मिलने वाली ग्रेजुएटी राशि के भुगतान के लिए लकेश्वर साहू रिश्वत मांग रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद ACB ने ट्रैप कार्रवाई की। तय योजना के अनुसार शिकायतकर्ता 1 लाख रुपए लेकर आरोपी के कर्मा चौक स्थित घर पहुंचा। रकम लेते ही ACB टीम ने दबिश देकर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से 1 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। फिलहाल ACB ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पिताजी जब एक्सपायर हुए तो उनका ग्रेजुएटी का पैसा आया भी, तो फिर इनका लकेश्वर साहू द्वारा मांग की गई थी 1,10,000। कब रिटायर हुए? रिटायर नहीं हुए सर, एक्सपायर हो गया पिताजी पिछले साल। अच्छा, हाँ। कौन से विभाग में? विद्युत यांत्रिक अनुभाग में। ये जो पैसा है उसको आप कहाँ से लाए थे और किनको देने के लिए लाए थे? मैं घर से लाया था सर। कितना पैसा लाए? 1 लाख रुपए। कहाँ पे आए थे देने के लिए? उसके घर पे। किनके कहाँ पास? कर्मनगर। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बिहार के मुजफ्फरपुर से शराब तस्करी का एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए तस्करों ने इस बार नई नवेली दुल्हनों का सहारा लिया, लेकिन उत्पाद विभाग के जाल में हरियाणा के 2 हाई प्रोफाइल नवविवाहित जोड़े करीब 5 लाख की विदेशी शराब के साथ रंगे हाथों दबोच लिए गए। दरअसल उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि हरियाणा से एक कार में 2 महिलाएं अपने पतियों के साथ हनीमून कपल का नाटक कर शराब की बड़ी खेप लेकर आ रही हैं, ताकि पुलिस को जरा भी शक न हो कि महिलाएं बाकायदा दुल्हन के वेश में थी। इस इनपुट के बाद उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने छपरा मुजफ्फरपुर बॉर्डर के रेवा पुल के पास जाल बिछाए। जैसे ही संदिग्ध कार वहां पहुंची, टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो अधिकारियों के होश उड़ गए। कार के अंदर भारी मात्रा में विदेशी शराब छिपाई गई थी। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर दोनों जोड़ों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। फिलहाल मुजफ्फरपुर के स्थानीय शराब माफियाओं की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।
जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं और इसी क्रम में एक सूचना मिली कि हरियाणा रोहतक से एक 4 व्हीलर गाड़ी से महिला और पुरुष दोनों, जो कि उसी स्टेट के निवासी हैं, शराब लेके आ रही है और मुजफ्फरपुर उसको डिलीवरी करने वाली। इसी क्रम में इसी सूचना पर हम लोग एक टीम का गठित कर जब सरैया के इर्द गिर्द उसको रोके और जब उसकी जांच की गई तो हम लोग भी दंग रह गए। उस वाहन में जिसका कि आपको ये वैगन आर वाइट कलर की गाड़ी है और BR08S6134 गाड़ी नंबर है। जब उस वाहन की जांच की गई तो उसमें 2 जोड़े पति पत्नी और दोनों ही हरियाणा के रहने वाले थे। अगली खबर, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कानपुर नगर ने शादी कराने के नाम पर लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर संचालित करने वाले मुख्य अभियुक्त रंजीश कुमार गौड़ को गिरफ्तार किया है, जबकि 23 टेलीकॉलर से पूछताछ की जा रही है। मामला तब सामने आया जब एक पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई कि मैरिज ब्यूरो संचालक बनकर ठगों ने विवाह कराने का झांसा देकर उससे करीब 4 लाख रुपए विभिन्न बैंक खातों में जमा करा लिए। जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह परफेक्ट रिश्ते, शादी मैच और शादी मैच इंडिया का नाम से कॉल सेंटर संचालित कर रहा था। गिरोह सोशल मीडिया और मैट्रिमोनियल वेबसाइटों से लोगों का डेटा जुटाकर फर्जी प्रोफाइल, संपादित फोटो और नकली भुगतान स्क्रीनशॉट के जरिए विश्वास में लेता था। पुलिस ने मोबाइल फोन, कंप्यूटर बैंकिंग रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट समेत बड़ी मात्रा में डिजिटल साक्ष्य बरामद किए हैं। मामले में बैंक खातों और धनराशि के प्रवाह की विस्तृत जानकारी जारी है। 3 फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर पर रेड करी गई थी, जिसमें 23 लड़कियां और एक लड़के को अरेस्ट किया गया है। रंजीश नाम का लड़का है, ये छत्तीसगढ़ भिलाई का रहने वाला है और यहाँ पर फर्जी उन्होंने 3 कंपनियां खोल रखी थी शादी मैचिंग के लिए और इसमें लोगों से भारी मात्रा में साइबर ठगी की जा रही थी। उनसे पैसा ऐंठा जा रहा था और इनके करीब 11 बैंकों में खाते मिले हैं, जिसमें 41 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है और खातों की जांच पड़ताल की जा रही है। भारी मात्रा में इनके रजिस्टर और पूरा डिटेल मिला है। इनके कीपैड्स और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। मैट्रिमोनियल साइट के जरिए लोगों को शादी कराने के नाम पर उनसे लाखों रुपए की ठगी का खुलासा आज कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस ने किया है, जिसमें बर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रंजीश कुमार गौड़, जो कि मैट्रिमोनियल साइट का जो कार्यालय है उसका संचालन करता था, उसे कार्य करते हुए पुलिस ने धर दबोचा है। इनके साथ में 23 लड़कियों की भी पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, जो कि इस मैट्रिमोनियल साइट के कॉल सेंटर में काम करती थी और लोगों से बातचीत करके शादी के नाम पर उनका रजिस्ट्रेशन कराना और परिवार की सहमति के नाम पर उनसे शुल्क लेना, अनेक तरीके से उनसे पैसे वसूले जाते थे और बैंक के खातों में उनसे पैसे डिपॉजिट कराए जाते थे। इसमें 3 लोग अभी भी वांछित हैं, अमित, करम और जागृति। साथ में इसमें रंजीश कुमार गौड़ जो है वो गिरफ्तार किया गया है। अभी पूछताछ पुलिस की जारी है। इसमें परफेक्ट, शादी मैच और शादी मैच इंडिया और शादी मैच, ये 3 जो कार्यालय थे वो कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत तो संचालित किए जा रहे थे। इसमें जो शिकायत करता है वो चंदेश नामक का युवक है, जिससे 4 लाख रुपए की ठगी की जा चुकी है। अब देखना ये है कि पुलिस की जांच में क्या कुछ तथ्य जो है सामने आते हैं। न्यूज के लिए कुणाल सिंह, कानपुर। जनपद रामपुर के मिलक थाना क्षेत्र के गांव लाटपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती अपनी शादी अपने प्रेमी के साथ कराए जाने की मांग मनवाने को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती को मोबाइल टावर पर चढ़ा देख मौके पर कई ग्रामीण एकत्र हो गए और उसके द्वारा उठाए जा रहे इस कदम के बारे में जानने की कोशिश करने लगे। जब लोगों को उसकी मंशा के बारे में जानकारी हासिल हुई तो उन सभी ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवती टावर से बिना शर्त नीचे उतरने से इनकार करते हुए अपनी जिद पर अड़ी रही। वहीं इस प्रकरण की सूचना मिलने के बाद ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और उसे समझाने बुझाने का प्रयास करने लगी, लेकिन युवती ने पुलिस के सामने भी फिर से अपने प्रेमी युवक से शादी कराने की मांग रख दी। आखिरकार पुलिस और परिजनों के काफी समझाने के बाद युवती सकुशल टावर से नीचे उतर आई। आज सुबह सूचना आई कि थाना मिलक अंतर्गत एक गांव है लाटपुर, वहां एक टावर पे एक युवती चढ़ गई।
उस युवती द्वारा ये अनुरोध किया जा रहा था कि मैं किसी अमुक व्यक्ति से शादी करूंगी, इसी के उसमें वो चढ़ गई टावर पे इसी जिद पे। बाद में पुलिस द्वारा उसको समझा बुझा करके उतार लिया गया। वो एक व्यक्ति से शादी करने का अनुरोध कर रही थी, इसी पर उतारा गया। उसके परिजनों द्वारा उसको समझाया जा रहा है, बाकी जैसा वो कार्रवाई चाहेगी वैसी। अगली खबर, उत्तराखंड से गुजरने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 30 जून को दिल्ली से रवाना होने वाला पहला दल 4 जुलाई को टनकपुर पहुंचेगा। उत्तराखंड में यात्रा की जिम्मेदारी कुमाऊं मंडल विकास निगम यानी कि KMVN के पास है। KMVN के महाप्रबंधक मनीष कुमार ने बताया कि टनकपुर से नावीडांग तक सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। इस साल विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित इस यात्रा के लिए 10 दल आएंगे। हर दल में 50 श्रद्धालु शामिल होंगे। यात्री पिथौरागढ़ सीमा से होते हुए 18 से 22 दिन में कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर चीन तिब्बत पहुंचेंगे। यात्रा KMVN के द्वारा जो है संचालित की जाती है और इस वर्ष की यात्रा दिल्ली में 30 जून को असेंबल हो जाएंगे जो यात्री हैं, पहला बैच जो, और दिल्ली से 4 जुलाई को चल करके 5 जुलाई को टनकपुर पहुंचेंगे और उसके बाद से आगे नावीडांग है, गुंजी है, इन यात्रा स्थलों पर पड़ाव पर रुकते हुए कैलाश मानसरोवर को जाएंगे। इस वर्ष कुल 10 बैच हैं और सामान्य तौर पर औसतन एक बैच में कुल 50 यात्री जो है शामिल हैं। दिल्ली में जब मैंने बताया कि असेंबल होते हैं तो उसमें कई औपचारिकताएँ होती हैं जो भारत का विदेश मंत्रालय से देखता है और वहाँ उनका मेडिकल वगैरह होने के उपरांत वो जो है आगे को प्रस्थान करते हैं टनकपुर को। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।